होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करा है। एक होता है काइनेमैटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स में हम लोग देखते हैं कि भाई उससे रिजल्ट क्या होता है या फिर अलग अलग चीजों का इफेक्ट। फिर डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि क्यों चीजें मूव करती है या फिर रीजन क्या है उसके बीच का। ठीक है, तो बेसिकली काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद द इफेक्ट्स एंड डायनेमिक्स इज द ब्रांच विच डील विद द कॉज ऑफ मोशन। एक बताती है कि कैसे मूव करती है और एक बताती है क्यों मूव करती है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स? यस मैम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन और रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या यहाँ पे मोशन किसको बोलते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे, इसका मतलब क्या है? मैम वो अपने पार्ट को हिला रहा है, अपनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अपनी चेंज जगह को चेंज कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो आप कहते हो मोशन में। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो वो रेस्ट पे। करेक्ट? आरुषि, व्हेन फोर्स इज फ्रॉम वन साइड। अच्छा, ये जरूरी थोड़ी है फोर्स वन साइड हो। अगर आप दीवार को पुश कर रहे हो आरुषि, तो आप फोर्स तो लगा रहे हो, क्या मोशन हो रहा है उस केस में? नो मैम। नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फोर्स इनफ नहीं था। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि फोर्स वन साइड से हो तो मोशन होगा। मोशन का मतलब है कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे आप लोग के रिस्पेक्ट में अभी क्या हूं, मैं रेस्ट पे हूँ कि मैं रुकी भी हूँ, पर अगर मैं ऐसे मूव करने लग जाऊं तो मैं क्या हो गई? मोशन में आ गई। तो हमने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे 2 एक केस लिए हैं। अगर आप घर पे हो, अपने टीवी के आगे बैठे हो, ठीक है, जैसे अभी आप अपने डिवाइस के आगे बैठे हो, तो आप रुके हुए हो, आप कहीं भी मूव नहीं कर रहे हो। पर अगर कोई आदमी मून से देखेगा तो अर्थ तो पूरा टाइम मूव करती रहती है। मून से देख रहा है या स्पेस में कहीं से भी देख रहा है तो अर्थ मूव कर रही है, तो वो क्या कहेगा? आप भी मूव कर रहे हो। ये बात समझ आई? अगर आप घर पे यस मैम। में आपको देख रहे हो तो आप मूव नहीं कर रहे हो, पर अगर आपको ही कोई ऐसा इंसान देख रहा है बाहर से, तो उसके लिए अर्थ मूव कर रही थी और उसी अर्थ पे आप भी बैठे हुए थे। तो अगर अर्थ घूमेगी तो आप भी घूम रहे हो। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। एवरीथिंग इन मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। एक एग्जांपल लूंगी, उससे क्लियर होगा कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों से मिलकर पता चलता है कि ऑब्जेक्ट मोशन पे है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपकी, तो अभी आप लोग मेरे लिए, आप सब लोग रेस्ट पे हो, मेरे को दिख नहीं रहे हो। पर अगर आप घर में इधर से उधर घूम रहे हो तो आपकी मम्मी के लिए आप लोग क्या हो? मोशन पे हो। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? देखने वाला क्यों कौन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मोशन पे हो या रेस्ट पे हो। और कोई भी चीज ना तो हमेशा रेस्ट पे हो सकती है ना हमेशा मोशन पे। आप किसी ना किसी के लिए तो हमेशा रेस्ट पे होगे और किसी ना किसी के लिए हमेशा मोशन पे होगे। मतलब कि जैसे आप लोगों के केस में हमें लग रहा था हम तो कंप्लीटली रेस्ट में यहाँ पे टीवी के आगे, पर अगर हमने कहीं और से देखा तो हम मोशन में आ गए। तो ऐसे ही कभी भी हम किसी चीज को कंप्लीटली एट रेस्ट या एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं बोल सकते। अगर कोई ना कोई ऑब्जर्वर हमें ऐसा मिल ही जाएगा जिससे आप मोशन पे आ जाओगे या रेस्ट पे। जैसे अगर हम यहाँ पे बस में हैं, ठीक है, आप सपोज इस बस में जा रहे हो और एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है और इस बस को देख रहा है, तो ये क्या बोलेगा कि ये बस इससे दूर जा रही है। ऐसे ही बोलेगा कि वो राइट साइड में गई, ये बस इससे दूर चली गई। द बस मूव्ड अवे फ्रॉम द पर्सन। यहाँ पे देखने वाला कौन है? ये इंसान जो पेड़ के पास बैठा हुआ था, ये है ऑब्जर्वर। तो हमने डिस्टेंस यहीं से मेजर करा है कि यहां से बस 10 मीटर आगे चली। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा केस। अगर मान लेते हैं कोई इंसान बस में ही बैठा हुआ है, ये बस के ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब बस में बैठा हुआ है, और अब इस बस को मूव करते हैं। तो अब हमें क्या लगेगा? अगर ये बस यहाँ पे राइट साइड में जा रही है तो हमें लग रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे आप कार में जाते हो तो हमें लगता है कि सारे पेड़ पीछे से आ रहे हैं, या बस में जा रहे हो किसी में भी, हमें लगता है कि बाकी सारी चीजें जो रोड पे थी, पेड़ वगैरह सब कुछ, वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। पर क्या वो असली में मूव करते हैं? नो मैम। वो असली में तो रेस्ट पे होते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे थे जो मूव कर रहा था। तो जब हमने उस पेड़ को देखा तो हमें लग रहा है वो हमसे दूर जाता जा रहा है, पर एक्चुअली में तो हम ही उससे दूर जा रहे थे। बात समझ आई है? यस मैम। यस मैम। ओके,
तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या लग रहा है, द ट्री मूव्ड अवे फ्रॉम द बस, और यहाँ पे जो हम डिस्टेंस देखेंगे वो बस से देखेंगे। तो अगर बस से डिस्टेंस देख रहे हैं तो हमें यही लग रहा है कि पेड़ 10 मीटर पीछे चला गया, पर एक्चुअली में तो हम आगे जा रहे थे। तो इससे हमें ये क्या पता चला कि जब हम यहाँ पे बैठकर देख रहे थे तो हमें लग रहा था बस आगे जा रही है, पर अगर हम बस पे चढ़ के देख रहे हैं तो हमें लग रहा है बस तो वही है, पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो कहाँ से देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा इजी वे में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग एक ट्रेन में हो, ठीक है, ट्रेन में बस में ही ले लेते हैं, आप और आपके फ्रेंड यहाँ पे बैठे हुए, और अब आप यहाँ बाहर हो, ये 3 लोग हैं, ए बी सी, और ये बस क्या है, ये चल रही है। अगर बस चल रही है तो बी को क्या लगेगा, सी चल रहा है या रुका हुआ है? आप एक बस में गुड इवनिंग मैम। रुका हुआ लगेगा मैम बी और सी को। बी और सी एक दूसरे को रुके हुए देखेंगे कि भाई बी भी बैठा हुआ है, सी भी बैठा हुआ है, पर बस चल रही है। ये बात समझ आई? यस मैम। पर अगर इसी सी को ये ए देख रहा है जो बाहर खड़ा है बस स्टॉप के, तो इसको क्या लगेगा, सी रुका हुआ है या चल रहा है? चल रहा है। चल रहा है। ए को लगेगा कि सी तो चल रहा है। तो इसीलिए जो मोशन होता है वो रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव से आप ये भी समझ सकते हो, जैसे आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगते हैं, मामा। मामा, ठीक है, पर आपकी मम्मी के तो वो भाई लग रहे हैं। तो अगर हम इंसान को बदल रहे हैं तो रिलेशन बदल रहा है। ऐसे ही मोशन भी एक तरह से रिलेटिव टर्म है, अगर देखने वाला बदल रहे हैं तो मोशन भी बदलता जा रहा है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। कि अगर बस में बैठा हुआ इंसान देख रहा है तो उसके लिए आप रेस्ट करो, पर अगर वही इंसान कोई बाहर खड़ा है तो उसके लिए आप मोशन में हो। तो जब भी हम लोग कोई इमोशन या रेस्ट की बात करते हैं, हमारे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। क्या ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हैं, एक ही बस में है, या दोनों अलग अलग जगह है? उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं मोशन या रेस्ट। अब यहाँ पे है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बस में बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरी बस है, ये आपका कोई फ्रेंड है, ये भी एक्चुअली बस के सेंटर में ही बैठा है, और आप भी यहाँ पे सेंटर में ही बैठे हो। तो आप यहाँ से डिस्टेंस देखोगे ना, ए पॉइंट के सेंटर से, ऐसा तो नहीं है कि आप बस की स्टार्टिंग से आप देख रहे हो कि मेरी जगह से कितना आगे जा रहा है बी। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है आप देख कहाँ से रहे हो। जैसे हम यहाँ पे सारा डिस्टेंस ए से मेजर कर रहे हैं, तो ए मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है व्यूअर की, जो देखने वाला है, उसकी लोकेशन क्या, उसके हिसाब से हम जनरली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं वो ये ओरिजिन लेते हैं। जब ओरिजिन से देख रहे हैं कोई भी पॉइंट कितना दूर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रिया। तो हम जनरली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये देखने वाला पॉइंट है, वो ओरिजिन से लेते हैं, और कोई भी पॉइंट है फिर हम ओरिजिन से देखते हैं वो कितना आगे है, कितना पीछे है, कितना तेज चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में जब वहां पे वेक्टर्स करवाया था तो ये बताया था कि पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, याद है सबको? करवाया था। यस मैम। तो ये बताओ, ये पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आई जे के की टर्म्स में? याद है किसी को? आई और जे। आई और जे क्या, पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखना है ना, एक्स लगा देंगे आई कैप के साथ, वाई लगा देंगे जे। हाँ जी, और मैम जेड के साथ के कैप। हाँ, जेड के साथ के कैप लगा दी, तो हमारे पास है पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो इसमें देखो, आप बस ये ध्यान रखो, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक्स वाई जेड। एक्स जो आई कैप की डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो है, y जो j कैप की डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो है, और z जो k कैप की डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो है। तो कभी भी पोजीशन वेक्टर बताना है तो बस उन डिस्टेंस को उनके यूनिट वेक्टर के साथ लिखना है। ये बात समझ आई है? यस मैम। तो हम जनरली जो पोजीशन बताते हैं वो इन i j k की मदद से बताते हैं, जो हम मोस्टली केसेस में ओरिजिन से मेजर करते हैं।
अब इसमें किसको डाउट है ये बता दो, अगर किसी को डाउट नहीं है तो ये भी बोल दो। अगर अगर मैम यहाँ पे एक्स और वाई की जगह कोई नंबर होता तो उसको भी आई के साथ डिनोट करके लिखना था ना। हाँ देखो, अगर यहाँ पे होता है 2,3,4, तो इतना याद रखो, सबसे पहले वाला ही एक्स होता है, दूसरे वाला वाई और तीसरे वाला जेड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i 3j 4k। 4k। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे हमने 3 टाइप ऑफ मोशन लिए हैं, 1D 2D और 3D। अच्छा 1D क्या होता है? मैम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और 2D अगर मैं कोई, अच्छा एग्जाम्पल बताओ 2D शेप का, कोई एग्जाम्पल, कोई भी 2 डायमेंशनल शेप, कोई भी बोल सकते हो। The motion of any planet around the sun. नहीं, मैं मोशन की बात ही नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ जैसे शेप्स होती है ना, 1D शेप, जैसे 1D में आप बोल सकते हो एक स्ट्रेट लाइन। 2D शेप का कोई एग्जाम्पल बताओ। Plane. प्लेन, करेक्ट, प्लेन बोल सकते हो आप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब 2D शेप्स है। 3D शेप का एग्जाम्पल मैम कोना। कोना। क्या बोल रहे हो दिव्यांशी? मैम जैसे हमारे घर में दीवार ऐसे कोना होता है तो वो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ करेक्ट, दीवार का जो कोना होता है, आप सब एक रूम में बैठे होगे, उन सब रूम में अगर आप कोई भी कॉर्नर पकड़ो तो वहां पे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे ऐसे। ठीक है, एक छत में जा रहा है और 2 ये रूम की वॉल्स में जा रहे हैं। तो ये क्या बन गया? 3D स्ट्रक्चर बन गया। तो 3D शेप, फॉर एग्जाम्पल क्यूब, क्यूब पता है सबको? क्यूब क्या होता है? यस मैम। क्या प्रॉपर्टी होती है क्यूब की? सारी साइड्स क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के मैम। परपेंडिकुलर होती हैं और बराबर होती है या नहीं होती है? यस मैम। यस मैम। क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1D मोशन की, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को बताने के लिए आप कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सिस यूज कर सकते हो, या तो एक्स वाली सिर्फ, या वाई वाली सिर्फ, या फिर सिर्फ जेड वाली। तो जब भी कोई पार्टिकल 1D में मूव करता है तो उसकी पोजीशन सिर्फ हम एक कंपोनेंट से बता देते हैं, कि या तो हम बोल देंगे सिर्फ एक्स वाला या वाई वाला या फिर सिर्फ जेड वाला, और दूसरे की किसी की जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. हम ये भी बोल सकते हैं that if only one coordinate is necessary to specify the position, तो कैसा मोशन कर रहा है वो? 1 डायमेंशनल। कि अगर एक पार्टिकल है वो सिर्फ या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या फिर सिर्फ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वो 1D मोशन कर रहा है। अब हम आते हैं 2D पे। तो 2D के केस में हमारे पास क्या हुआ, हमें 2 चीजें चाहिए, मतलब या तो x और y होगा, या फिर z और y होगा, या फिर z और x होगा। हमें 2 पॉइंट कम से कम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में बैठे हो, अगर उसकी कोई भी एक वॉल ले लो, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर की है, और वहां पे आपने कोई पॉइंट बनाया, तो आप क्या बोलोगे? ये फर्श से जो फ्लोर है आपका, उससे वो कितना डिस्टेंस ऊपर है पॉइंट, और ये जो दूसरी वाली दीवार है उससे वो कितना डिस्टेंस राइट साइड में। तो हमें ऐसे पॉइंट को बताने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 2 चाहिए। वो 2 कोई से भी हो सकते हैं, आप किन्हीं भी 2 का पेयर बना सकते हो, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, वो आपकी मर्जी है, पर हमें मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर आप सिर्फ एक लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला कि ठीक है एक्स एक्सिस से वो 10 डिस्टेंस ऊपर है, तो 10 डिस्टेंस ऊपर, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट बन सकती है, सारे 10 डिस्टेंस ऊपर है। तो अगर हमें ये बताना एग्जैक्टली कहाँ पे, इसीलिए हमें दूसरा दूसरा कोऑर्डिनेट भी चाहिए। ये क्लियर है पॉइंट सबको? यस मैम। अब क्या यस मैम। अब हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप जहां बैठे हो, आप ऐसे तो नहीं दीवार से चिपक के बैठे हो, नींद आ जाएगी सबको फिर। थोड़ा सा अगर हम रूम के सेंटर में कोई पॉइंट लिए, जैसे यहाँ पे लिया है आपने, बीच में ले लिया, आपकी पोजीशन है, तो अब आपको बताने के लिए 3 चीजें बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बताऊं, तो ऊपर हाइट कितना नीचे है, आप नीचे से मेजर कर ले, ऊपर से, एक ही बात है। हाइट अगर आपको बतानी है, तो छत से देख रहे हो या फ्लोर से देख रहे हो, इस वाली दीवार से कितना दूर हो,
फिर एक और जो बैक साइड में दीवार है उससे कितना दूर हो। तो हमें अब 3 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे एक्स वाई जेड। अदरवाइज वरना आप फिर से आप कोई भी रैंडम जगह ले सकते हो कि अगर आपने ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं बताया कि यहाँ से कितना दूर है, तो ये तो कहीं पे भी बन जाएगा ऐसे ऐसे इतनी हाइट पे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? मैम रिपीट कर दो। देख मैं एक बार ना यहाँ पे क्यूब बनाती हूँ प्रॉपर, चेक करती हूँ। ये आपने एक दीवार ली अपने रूम की, ये दूसरे वाली दीवार है, ठीक है। ये हमने साइड वाली दीवार ले ली रूम की, और ये वाली हमने इस साइड वाली ले ली, ठीक है। ये आपने पूरा रूम बना लिया अपना। और अब हमने यहाँ पे बीच में एक पॉइंट रखा है यहाँ पे कहीं पर, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्टेंस सारी एक्सिस से देखना पड़ेगा। सारी एक्सिस का मतलब क्या है, आप देखोगे पहले कि छत से कितना नीचे है, मतलब ये डिस्टेंस दिख रहा है सबको कि छत से कितना डिस्टेंस नीचे है। यस मैम। फिर आप ये देखोगे जो ग्रीन वाली दीवार है जो लेफ्ट साइड में, उससे कितना दूर है। अब ये पॉइंट तो इतना डिस्टेंस पे अगर आप लोगे, तब ये पॉइंट की एक और कोऑर्डिनेट आपको चाहिए होगी, वो क्या है आपका ये जो ऑरेंज वाली दीवार है उससे कितना दूर है। आपको बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, वरना वो पार्टिकल हवा में झूलता रहेगा अगर आपने तीनों नहीं बताए। कैसे बताओ? जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तीनों एक्सिस दिख रही है एक्स वाई जेड। यस मैम। यस ठीक है, इससे समझते हैं एक बार इजीली। और मैं ले लेती हूँ ये कैप, और अब आपके पास ये कैप है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि इस एक्सिस से कितना ऊपर है, फिर आपको बताना पड़ेगा इस वाली एक्सिस से कितना आगे है, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस वाली एक्सिस से कितना दूर है। अगर आपने मान लो ये दोनों तो बता दी कि इससे इतना आगे, और इसका नहीं बताया इस वाली का, तो ये यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे मूव कर सकती है। ये बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। अगर आपने Yes, तीनों ma'am. अगर आपने तीनों बता दी तो आपने फिक्स कर दिया कि इसका पॉइंट यही है। ना तो ये ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, ना ये ऐसे, और ना ही ऐसे, इसकी पोजीशन फिक्स कर दी है। तो 3D अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बताना है, मतलब अगर एक प्लेन सरफेस में वो चिपका हुआ है, तो आपको तीसरे कोऑर्डिनेट को बताने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो इस प्लेन दीवार से दूर है, तो आपको उसकी पोजीशन बताने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई भी पॉइंट लिखना है तो उसमें मैं एक्स भी लिखूंगी, वाई भी लिखूंगी और जेड भी लिखूंगी। अब समझ आया है? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा अच्छा, अब आपके रूम में मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके रूम में बहुत सारे कुछ तो ऑब्जेक्ट होगा। अब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जिसकी पोजीशन आप 2D से बता सकते हो, और कोई ऐसा जिसकी पोजीशन आप 3D से ही बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे रूम में जो स्विच बोर्ड है उसकी पोजीशन के लिए मेरे को तीसरे कोऑर्डिनेट की नीचे मेरे एक ही दीवार पे है वो, तो मैं 2D से बता दूंगी। अब आप कोई एग्जाम्पल दो 2D का और एक एग्जाम्पल दो 3D का। मैम 3D के लिए फैन 3D के लिए फैन बता सकते हो, हाँ कि फैन कितना नीचे है। पर अगर आप फैन के पंखे बता रहे हो तो ही काम है, ऊपर जो लगा हुआ है उसके लिए तो सिर्फ छत ही काफी है। ठीक है, तो अगर विंग्स बता रहे हो फैन की जो है, जो घूमती है, उसके लिए 3D करेक्ट है। और कोई एग्जाम्पल बताओ। बोलो कोई भी एग्जाम्पल बोलो तभी क्लियर होगा। करेक्ट आरुषि, फोटो फ्रेम। सबकी दीवार पे फोटो फ्रेम लगे होते हैं, कुछ ना कुछ फोटो लगी हुई है। यस यस मैम। मैम। उसके लिए आपको बस उस दीवार पे बताना है कि इस दीवार से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कितना। पारुल ने बोला क्लॉक, बिल्कुल करेक्ट। क्लॉक भी हवा में नहीं लटक रही है, उसके लिए 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई या वाई एक्स या जेड एक्स। अब 3D का भी बताओ कोई, कि 3D के लिए कौन सा, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आरुषि बल्ब किस केस में लिया है? हाँ बल्ब 2D में ही होगा, वही मैं चेक कर रही थी, 3D में नहीं होगा। कोई भी एग्जाम्पल बता दो 3D का, कोई भी चीज जो बीच में लटक रही है।
बीच में पड़ी हुई है। बोलो। चेयर। हाँ, चेयर बता सकते हो कि चेयर की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। आपको बताना पड़ेगा कि ऊपर से कितना नीचे है, लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है। टेबल। हाँ, टेबल का भी बता सकते हो। अब ये याद रखना, टेबल की जब आप टांगों का बता रहे हो मतलब उसके जो लेग्स है नीचे जो फोर सपोर्ट होते हैं उनका नहीं, हम टेबल के ऊपर वाले सरफेस की बात करें। ऐसी चेयर की भी जिसपे हम बैठते हैं उस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर है ना सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो 3D में हम कोई भी चीज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बलून टांगा हुआ है तो बलून कहाँ पे लटक रहा है उसकी पोजीशन आप सिर्फ 3D से ही बता सकते हो। तब क्लियर है सबको 1D 2D और 3D? यस मैम। कर्टेन Yes, कितना आएगा? ma'am. कर्टेन पारुल हम यहाँ पे 2D में ही लेंगे, पर कर्टेन अगर रूम के बिल्कुल बीच में है, ठीक है, मतलब वो अगर विंडो पे नहीं लगा हुआ, बीच में जैसे दो रूम के बीच में लगा हुआ है तो हम 3D से भी बता सकते हैं। क्लियर है पारुल? Yes, ma'am. Okay. अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या फर्क होता है दोनों में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? मैम मैम डिस्प्ले। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है और डिस्टेंस मैम पूरा पाथ ओरिजिनल से फाइनल तक। करेक्ट। ठीक है, तो अब ये आप लोग को पता है डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो हम पूरा एक्चुअली में रास्ता ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का तरीका ये भी है, आपने पूरी रात पढ़ाई करी, आप मम्मी को ये कह रहे हो पर आपके नंबर 0 आए तो आपकी मम्मी कहेंगी तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, तो अगर तुम स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कोई डिस्टेंस तुमने एक्चुअली में कुछ काम करा है तो तुम्हें रिजल्ट भी मिल रहा है। पर तुम तो कह रहे हो तुमने मेहनत करी, तो जो तुम कह रहे हो होता है डिस्टेंस, और जो तुम्हारी मम्मी कह रही है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं होता। हाँ करेक्ट आरुषि, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड। हाँ करेक्ट। 1 सेकेंड। मैम म्यूट है। हाँ, यहाँ पे आपको दोनों आदमी मूव करते हुए दिख रहे हैं, एक डिस्टेंस का केस है, एक डिस्प्लेसमेंट का केस है। एनिमेशंस नहीं चल पाता तो मान लो, अच्छा ठीक है, मैं आपसे वैसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जब आपको इतना पता है तो अगर एक आदमी मान लो एक पार्क का चक्कर लगा रहा है और वो पार्क था 4 किलोमीटर का और उसने पूरा चक्कर कंप्लीट करा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, तो डिस्टेंस कितना होगा? एक ही चक्कर लगाया उसने। 1 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर का था एक चक्कर। 4 kilometers. फिट करना। मैं कह रही हूँ एक आदमी है, वो एक पार्क में चक्कर लगा रहा है और उसने पूरा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पूरा कंप्लीट करा, और एक जो राउंड है वो 4 किलोमीटर का है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि टोटल जो वो होगा डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। करेक्ट है। मैम 4। हाँ, पर अगर मैं पूछ रही हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैम वो भी 4 ही होगा। 0। 0 किसने बोला? इशिता, आपने बोला 0? यस मैम। हाँ बताओ 0 क्यों होगा? अगर तो उसने वहीं से शुरू किया और वो वहीं पे पहुंचा इसलिए। हाँ करेक्ट, उसने जहां से स्टार्ट किया वो वहीं पे पहुंच गया। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। मैं इसको ना ड्रॉ कर देती हूँ बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट टू चले। वो सिमिलर एग्जाम्पल था कि वो ए से बी तक गया और फिर बी से सी पर गया। उस केस में हमने क्या किया था, यहाँ पे 0 से 10 मीटर तक पूरा रास्ता था।
मैं दोनों ड्रॉ करके बता रही हूँ। और पहले केस में क्या हुआ, जो आदमी ने मूव किया यहां से यहां तक गया और फिर कुछ डिस्टेंस वापस भी आ गया, मतलब पार्क का आधा चक्कर लगाया, बीच में उसको कोई फ्रेंड मिल गया। और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा वो 2 मीटर हो गया, तो ये वाला कितना बच जाएगा जो मैंने अभी ड्रॉ किया है? मैम 8 ये हो जाएगा 8 मीटर, करेक्ट। अब जो नीचे वाला केस है उसमें क्या हुआ, उसमें भी सेम था, पहले वो 0 से 10 गया, फिर वो वापस आ गया एक पॉइंट पे 2 मीटर। अब दोनों केस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताते हैं कि मेरे को बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सोच के बताओ। दोनों डायग्राम सेम ही है, वो एक मैंने डिस्टेंस के लिए बनाया है, एक मैंने डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए बनाया। कोई ट्राई करना चाहता है? देखो पहले वाला जो केस है, हम लोग ओ पॉइंट से गए, ठीक है, हम यहां तक गए पूरा रास्ता लास्ट तक 10 तक, फिर हम घूम के वापस आ गए यहाँ पर 2 पॉइंट पर, और हमें वहां पे कोई फ्रेंड मिल गया, वहीं पे रुक गए। और उसने पूछा था बताओ इस पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो। तो डिस्टेंस कितना हुआ, पहले तो आपने 10 मीटर का चक्कर लगाया, फिर आपने 2 करा तो डिस्टेंस प्लेसमेंट 8। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट 8 हो जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया 12 कि पूरा रास्ता उसने कितना ट्रैवल करा। फिर स्टार्टिंग पॉइंट थी ये, और हम रुके कहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो हमें इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस देखना होता है। तो अगर मैं देखूं तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच में क्या आ रहा है, 8 मीटर। कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट में क्या डिस्टेंस है, वो गया 8 मीटर, तो 8 मीटर मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। अब इसको निकालते कैसे हैं, ये तो आपने देख के बताया कि चलो 8 मीटर हो गई। अगर बहुत बड़ा केस होगा तो आप ड्रॉ थोड़ी कर सकते हो, तो आप क्या अज्यूम करोगे, अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है या स्केलर होती है? वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर, डिस्टेंस बस स्केलर होता है। तो जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं हम कोई साइन नहीं लगाते, जो भी नंबर होते हैं उनको ऐड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया 10 + 2 विच इज इक्वल टू 12। पर डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन लेंगे। अब जनरली जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डायरेक्शन लेते हैं वो लेते हैं कि राइट साइड वाली हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड में कुछ है तो उसे नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मेरे को इसमें बताना है कि वो स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट तक गया, तो सबसे पहले तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 डिस्प्लेसमेंट गया। ये बात समझ आई सबको यस मैम। कि वो पहले राइट साइड गया था तो पॉजिटिव 10 गया। किसी को डाउट है? बीच में बोला था किसी ने। ओके, अब जो वो वापस आ रहा है मतलब लेफ्ट वाली साइड कितना आया था, वो लेफ्ट वाली साइड कितना आया डिस्टेंस, वो 8 मीटर। नो 2 मीटर। मैम 2 मीटर। ठीक है। तो अब हमने बोला जो राइट वाला है वो हम पॉजिटिव लेंगे, पर जो लेफ्ट वाला है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहां से मैं करूंगी +-2। ठीक है, कि हम ऐड तो कर ही रहे हैं पर यहाँ पे डिस्टेंस को ऐड नहीं कर रहे, हम डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहे हैं। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो उसके साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि कौन सी डायरेक्शन में। ये पॉइंट समझ आया जो मैंने बोला है अभी? यस मैम। जैसे डिस्टेंस भी हम छोटा 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 जोड़ते जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी जोड़ ही रहे हैं, पर साथ में डायरेक्शन लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे राइट साइड को पॉजिटिव लिया और लेफ्ट वाली को नेगेटिव लिया, तो 10 - 2 आ गया हमारे पास। तो टोटल आ गया +8। और प्लस कौन सी तरफ थी हमारे पास, राइट हैंड साइड। करेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं ए जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था और फाइनल पॉइंट उसमें वो राइट साइड गया 8 मीटर। क्लियर है पॉइंट सबको? यस मैम। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दूं तो आप लोग बताना मेरे को
कि मैं यहाँ पे जो डायग्राम बना है इसी में चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ 15 मीटर इधर है और हम सी पॉइंट पे नहीं रुके, हम एक्चुअली पूरा घूम के हम यहाँ पर आ गए 18 मीटर इधर। और अब मेरे को बताना है कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस तो बता सकते हो। 33 मीटर। करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। 3 मीटर डायरेक्शन कौन बताएगा? 3 मीटर के साथ 3 मीटर। 3 माइनस हमने ये माना इसमें भी कि राइट साइड वाला पॉजिटिव है तो हमने किया +15 और जो लेफ्ट वाला था उसको नेगेटिव करा तो +-18 तो हमारे पास आया -3, मतलब वो 3 मीटर लेफ्ट साइड गए। समझ आया सबको कैसे निकाला है? यस मैम। यस मैम यस तो मैम। जब भी लेंगे डिस्प्लेसमेंट हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से बस शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। कुछ क्वेश्चन में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जिसमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो उसमें आपको प्रॉपर डायरेक्शंस लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डिस्टेंस के लिए बस जो जो पार्ट है उनको डायरेक्टली ऐड करते जाओ तो आपके पास पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे अगर आपका एग्जाम चल रहा है और आप स्कूल में हो तो आप क्लास में से बाहर जाने में सबसे रास्ता ढूंढोगे, है ना, सबसे लंबा रास्ता कि कोई ना कोई तो फ्रेंड मिल जाए, है ना, जो हेल्प कर दे। तो वो क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? डिस्टेंस। आप लंबा चौड़े रास्ते से जा रहे हो पर एक्चुअली आप शॉर्टकट भी मार सकते थे और जो शॉर्टकट होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे वही लिया है हमने, एक पोजीशन वेक्टर लिया, पोजीशन वेक्टर बताने का सीखा है। तो अगर मेरे पास है -4 3, 6, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। 4i 3j 6k। क्या ये करेक्ट है? 4i + 3j + 6k। -4i हाँ 6k करेक्ट, -4i + 3j + 6k। कैसे आप पोजीशन वेक्टर बता सकते हो। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी। जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए थे P और Q और फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखे थे कि यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए x1 y1 z1 तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर ऐसे निकाल लिया। फिर दूसरा पॉइंट लिया, उसके लिए पोजीशन वेक्टर इस फॉर्मूले से निकाल दिया। अब जैसे ही हमारे पास ये आ गया हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इनके बीच में क्या है। तो हम कैसे निकालते थे, किसी को याद है? R2 - R1। करेक्ट करेक्ट। जैसे अगर मेरे को बताना है PQ तो हम P से Q में जा रहे हैं तो हम फाइनल में से इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 - R1। वहीं अगर हम Q से P की तरफ जा रहे हैं तो हम R1 - R2 करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट सबको? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। यस। तो यहाँ पे जैसे अगर मेरे पास, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है P पे 2 3 4 और Q पे उसका डिस्टेंस है 5 6 7, अब बताओ PQ वेक्टर क्या होगा? Q - P। Q - P होगा, करेक्ट। निकालो सब लोग, ट्राई करो एक बार। Q - P करना पड़ेगा क्योंकि हम P से Q जा रहे हैं। -3 -3 के साथ क्या लगाऊं? i कैप। हाँ करेक्ट। -3 j कैप। हाँ बोलो बोलो पहले। -3 k कैप। अब ये माइनस क्यों लगाया आपने सारे में दिव्यांशी? मैम क्योंकि P - Q है। हम P से Q में जा रहे हैं। मैम 2 - 5 किया तो -3। हम P से Q में जा रहे हैं तो फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस करना है, Q में से P वाला माइनस करना है।
मिल गई मिस्टेक दिव्यांशी? यस मैम। हम यहाँ पे P से Q में जा रहे हैं, तो ये जो भी वैल्यूज हैं ये सारी पॉजिटिव आ जाएंगी। सबका आंसर आ गया ये? किसी को Yes, ma'am. question चाहिए इसमें? किसी का हो कि नहीं आ रहा है? हमने बस यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट था Q, उसमें से P वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी X कंपोनेंट था उसके साथ I लगा दिया, Y वाले कंपोनेंट में J लगाया है और Z वाले कंपोनेंट में K लगाया है, और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स फॉर 500 मीटर ड्यू साउथ, 400 meter due west and 200 meter due north to reach his school. What is the distance and displacement? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होगा, आप पहले साइड में डायरेक्शंस बनाओगे सारी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अब यहाँ पे जो बोला गया है, सबसे पहले बॉय कहाँ गया है, कौन सी डायरेक्शन में गया है? साउथ। में। ठीक है, तो हम बना देते हैं साउथ की तरफ एक ऐसे एरो और 500 मीटर लगा दिया। और ये बॉय कहां से जा रहा था? कहां से डिस्टेंस उसने, मतलब कहां से कहां जा रहा है बॉय? होम टू स्कूल। होम टू स्कूल। तो हमने यहाँ पे बना दिया ये उसका होम है। अब 500 मीटर साउथ के बाद वो कहाँ गया? 400 मीटर। तो मैं अब एरो कहाँ पे बनाऊं, कौन सी तरफ पॉइंट करवाऊं? वेस्ट वाली डायरेक्शन। लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। वेस्ट इस साइड ही है, तो मैं वेस्ट की तरफ करा। और कितना डिस्टेंस गया है वेस्ट में? 400। अब 400 मीटर के बाद वो कहाँ गया? 200 200 मीटर नॉर्थ में गया। तो नॉर्थ के लिए कहाँ पे बनाऊं? ऊपर। बताओ, ऊपर की तरफ। ये बन गया 200 मीटर नॉर्थ। तो फटाफट पहले देख के बताओ कि यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 1100 मीटर। 1100 मीटर डिस्टेंस हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। 500 प्लस 400 प्लस 200, ये हो जाएगा हमारा 1100 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगी? इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल तो हमें पास कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हमें, अच्छा मेरे को ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी दो लाइन को जोड़ के बनेगा, कौन से पॉइंट्स को? अगर मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ, एक सेकेंड। ए बी सी और वहां पे एच होम लिखा हुआ है, कौन से दो पॉइंट्स को जोड़ के बनेगा डिस्प्लेसमेंट? दोनों पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री बना दूं, ऐसे बना सकती हूँ मैं? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 400। ये वाला 4 हो जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 500। 500 पूरा है, एच से सी तक। सोच के बताओ ऊपर छोटे वाला डिस्टेंस कितना होगा? 500 माइनस एक्स। 500 माइनस एक्स। एक्स क्या? एक्स तो दिख रहा है, देखो डायग्राम में बना हुआ है एक्स भी। मैम 400। देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियर करती हूँ। यहाँ से यहाँ 200 माइनस 500। 500 माइनस 200, करेक्ट। हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का 500 है और इतना डिस्टेंस कितना है? 200 है। तो बचा हुआ कितना हो गया? 300। 300। तो हमारे पास यहाँ पे 300 आ गया। अब मेरे को ये चाहिए, तो साइन कॉस टैन कुछ भी हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लगा रहे हैं टैन थीटा, तो कितनी वैल्यू आएगी टैन थीटा की? यहाँ पे थीटा यहाँ पर है इसी के साथ, जिसके बाद फाइंड करते हैं। टैन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? मैम 300 अपॉन 400। 300 अपॉन 400। हमारा परपेंडिकुलर ये वाला हो गया और बेस 400 वाला, तो हम लिख सकते हैं 300 अपॉन 400
विच इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अगर इस ट्राइंगल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे tan थीटा है 3/4, अब हम कुछ क्वेश्चन में हम थीटा भी निकाल सकते हैं, वरना अगर मैं देखूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यस मैम। अगर एक साइड 3 है एक साइड 4 है तो ए से एच कितना आएगा 300 400 से? कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल? पाइथागोरस थ्योरम। तो ए से एच तक का कितना हो जाएगा बताओ वैल्यू? 700. के आरुषि कह रही है 700। आरुषि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 9 and 16. 9 एंड 16, उनको ऐड कर देगा, बोलो 26। 25. करेक्ट, 25 बन जाएगा उनका स्क्वायर, तो अंडर रूट लेंगे तो 5. 5। 5 तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 मत लिखना, 500 होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो हम 300 का स्क्वायर कर रहे थे और 400 का स्क्वायर कर रहे थे। तो अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा तो हमारे पास, और हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। तो ये दिख क्यों नहीं रहा है? स्क्रीन भी दिख रहा है। अच्छा ठीक है, 300 का स्क्वायर लेंगे और 400 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25 क्या बन जाएंगे? कितने जीरोस आएंगे पीछे? 2। 4 जीरोस, 4 जीरोस आएंगे। करेक्ट। हमारे पास दो, देखो 400 में ऑलरेडी हमारे पास 2 जीरोस हैं। हाँ अब दिख रहा है, 400 में ऑलरेडी 2 जीरो है, तो इनका स्क्वायर करोगे तो 16, कितने जीरो हो गए? 4 जीरोस हो गए। ऐसे ही हमारे 900 नहीं हो जाएगा, हमारे पास हो जाएंगे ये 90,000। और अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2,50,000, और इसका रूट लोगे अगर आप तो 500 आ जाएगा। समझ आया सबको? यस मैम। 3 और 4 मत लेना, यहाँ 300 और 400 है, तो हमारे पास इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 500 आया। और अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है तो क्या बोलूंगी? लेफ्ट हैंड साइड। नहीं। अच्छा मैं आपको हिंट देती हूँ कि हम लोग इन डायरेक्शन की मदद से बताना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे मेरा होम और मैं कुछ एंगल इधर गई हूँ, तो क्या डायरेक्शन है मेरी? बोलो रमेश। Southwest. साउथ वेस्ट। करेक्ट। हमारी डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। तो आप कोई भी बीच में एक सेंटर से स्टार्टिंग पॉइंट देखो जहां से सारा मेजर करा है, फिर आप देखो। Northwest. हाँ, अगर हम लोग ऊपर की तरफ गए होते कहीं तो आप मेजर करते नॉर्थ वेस्ट, पर यहाँ क्योंकि हम नीचे की तरफ आए हैं तो हमने बोला है साउथ वेस्ट। ये बात समझ आई है सबको? Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ पे मूव करती तो क्या डायरेक्शन बोलते? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मूव किया है 500 मीटर साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे है स्पीड और वेलोसिटी की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो आपने बताया कि डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, जैसे अगर हम साउथ वेस्ट बोलेंगे वो उसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, पर अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं किसी वेक्टर की तो कैसे बताते हैं हम लोग? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब टैन थीटा से बताते हैं। जैसे हम लोगों ने जब हमने वो करा था पैरेललोग्राम, हम जो रिजल्टेंट आता था उसकी डायरेक्शन किससे बताते थे? टैन से। तो जब आपको एग्जैक्टली अगर एंगल पूछा जाएगा तो आप वो टैन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकलवाई थी, टैन थीटा इक्वल्स टू 3/4।
तो आप लास्ट में बस डायरेक्शन के लिए ये बोल सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देती हूँ, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा वो कितना एंगल बना रही है। ये बात समझ आई है सबको? यस नहीं? मैम, यस मैम। Yes, ma'am. तो हमें अगर हमें वैसे बोलना है तो हम साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, पर अगर आपके एमसीक्यूज में प्रॉपर डायरेक्शन की में एंगल भी पूछा हुआ है तो एंगल आप हमेशा टैन से निकालोगे, साइन और कॉस से हम नहीं निकालते, हम सिर्फ टैंजेंट से निकालते हैं। तो परफेक्ट। मैम आपने -1 क्यों लगाया है? अच्छा -1 देखो आरुषि, मैं नेक्स्ट पेज पे क्लियर करती हूँ। जब भी हमारे पास ये होता है ना tan थीटा इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 1, तो 1 के लिए तो आपको पता है कि वैल्यू कब होती है 145 डिग्री। पर कभी कभी हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन आता है या ऐसी वैल्यू आती है जिसका आपको नहीं याद है, आप हमेशा नहीं निकाल सकते क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस tan को लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जाते हैं। तो जब ये राइट साइड में जाता है तो वो tan की पावर -1 और 1 जाता है। ये -1 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पावर हो गई है। जैसे अगर मैं इस x इक्वल टू वाई है, इस x को नीचे लेके जाती हूँ तो x की पावर -1 जाता है। ऐसे ही जब tan लेफ्ट से राइट साइड जाता है तो tan की पावर -1 हो जाती है। समझ आया ये सबको? Yes, ma'am. यस ठीक है। तो जैसे अगर 1 है आपके पास या ऐसा कोई नंबर है जिसका आप एंगल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तो आप सीधा एंगल लिख सकते हो कि एंगल की वैल्यू ही आ गई। पर अगर यहाँ पे आपके पास मान लो ये वैल्यू होती है 0.9, तो आपको नहीं पता 0.9 कब होता है, तो आप बस ये लिख सकते हो tan की पावर -1 इंटू 0.9। क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब यहाँ पे हम स्टार्ट यस करते हैं। मैम। ठीक है, तो अब स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जैसे डिस्टेंस होता है ऐसे हमारे पास स्पीड होती है, और जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसी वेलोसिटी होती है। स्पीड में हम देखते हैं हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है कुछ टाइम में, कि आपने टोटल कितना रास्ता ट्रैवल करा एक पर्टिकुलर टाइम में। पर वेलोसिटी में जब हमें बताना है तो हम डिस्टेंस नहीं मेजर करते, हम देखते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा पर यूनिट टाइम में। ओके श्वेता, देखो हमने यहाँ पे लिया था tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 के केस में आप डायरेक्टली बोल सकते हो 45 डिग्री, पर 1 की जगह अगर मान लो ये होता 0.7 या ऐसी कोई वैल्यू जिसका आपको नहीं पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपने वो नहीं पढ़ा है कि वो वैल्यू कब आती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एंगल को हम निकाल नहीं सकते प्रॉपर, तो हम इस tan को राइट साइड ले जाते हैं। अब जैसे ये x इक्वल्स टू वाई है, अगर मैं इस x को राइट साइड लेके जाऊं तो ये ऐसे जाएगा y अपॉन x या फिर y इंटू एक्स की पावर -1। तो ऐसे ही जब tan लेफ्ट से राइट साइड जाता है तो उसकी पावर -1 हो जाती है, और जो भी टर्म राइट साइड में है वो उसके साथ ब्रैकेट में लग जाती है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि वो एंगल जब tan की वैल्यू 1 है। अब क्लियर हुआ है श्वेता? Yes, ma'am. अब यहाँ पे हम स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो स्पीड में डिस्टेंस देखते हैं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है अगर आप मूव कर रहे हो? नो मैम, नो मैम, नो मैम। नेगेटिव हो सकता है अगर आप नहीं कर रहे हो? क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है अगर आप मूव कर रहे हो? यस मैम, यस मैम हो सकता है। क्यों डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है तो? मैम डिस्टेंस इज आल्सो नेगेटिव। रिया ने बोला डिस्टेंस में नेगेटिव हो सकता है कि? रिया एग्जांपल दो डिस्टेंस नेगेटिव होने का। मैम मैं नहीं बोल रही, मेरा भाई बोल रहा है। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। अगर आप मूव कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ तो रास्ता ट्रैवल करा है, तो डिस्टेंस या तो 0 होगा कि आपने मूव ही नहीं करा, और मूव कर रहे हो तो वो उसे जोड़ता जाएगा, उसको वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। पर अगर हम उसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया था, तो वो माइनस एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी
डायरेक्शन बता रहा है कि हम उल्टी तरफ जा रहे हैं। वो एक्चुअली ये नहीं बता रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, वो ये बता रहा है कि हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। अच्छा, ये बात समझ आई तो मेरे को ये भी बताओ, डिस्टेंस ज्यादा होता है या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा? डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर मैं बोलूं x मेरे पास डिस्टेंस है और x वेक्टर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस हमेशा या तो ज्यादा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, उससे कम नहीं हो सकता। क्लियर है सबको? यस मैम। ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन नहीं बताती है, पर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो साथ में डायरेक्शन भी बताएगी। अब अगर हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा है तो कुछ तो स्पीड होगी, और अगर डिस्टेंस ट्रैवल 0 हो गया तो स्पीड 0। पर स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ऐसे ही वेलोसिटी पर नेगेटिव हो सकती है। अगर हमारी वेलोसिटी कब नेगेटिव होगी? जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा या फिर हमारा हम धीरे चलने लग गए। पहले हम बहुत तेज चल रहे थे, अब हमने क्या करा, हमारी स्पीड को कम कर दिया, तब भी हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो एक तरीके से वो कम होती जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे सोच के बताओ कि वेलोसिटी ज्यादा होती है या स्पीड ज्यादा होती है? क्या ज्यादा होती है? सोचो। स्पीड 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 होगी ज्यादा। स्पीड ज्यादा होती है। ऊपर जो इक्वेशन लिखी है, अगर मैं इसमें दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दूं, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो अगर मेरे पास डिस्टेंस ज्यादा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी ज्यादा होगा। ऐसे अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कम हो जाएगा। अब स्पीड, अगर वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो उसका मतलब क्या है? कि मैम डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। करेक्ट। नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा था बीच में। ठीक है, तो हमारे पास, हाँ बोलो रिया, बोलो बोलो। मैम डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? सर्कुलर पाथ में। ठीक है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता सर्कुलर है। पाथ या कोई भी क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ का मतलब है आपने स्टार्ट किया और फिर वहीं पे आके खत्म कर दिया। तो हमारा जो, जैसे आरुषि ने कहा, तो तब स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, जहां से शुरू किया था वहीं पे आके खत्म कर दिया है। ठीक है रिया, उस केस में हमने कोई भी डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मूव ही नहीं करी है, हम वापस से अपनी जगह पर आ गए। क्लियर है रिया? मैम अब मेरे को इनमें क्वेश्चंस बताओ। कैन स्पीड भी नेगेटिव? नो मैम। नो मैम। नो नेगेटिव नहीं होती है, ये इसका भी रीजन बताओ। विकाउट क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड नेगेटिव नहीं होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है, सॉरी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, वो डायरेक्शन तो अलग चीज हो गई, पर होती नेगेटिव इसलिए नहीं है ना, क्योंकि हम जिसको अपॉन टाइम कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ना ये कभी नेगेटिव होता है ना टाइम कभी नेगेटिव होता है। वेलोसिटी नेगेटिव होती है यस मैम। क्या डिस्टेंस नेगेटिव होता है? नो मैम। पर क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाती है? यस मैम। हो जाती है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैम सर्कुलर पाथ में जब पोजीशन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाए। करेक्ट। अब हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज आपने पहले भी पढ़ा होगा मैथ्स में, क्या होता है? अगर एवरेज मैं मैथ्स से पूछूं तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अंडर रूट, हाँ, अंडर रूट के केन का स्क्वायर। वो रूट मीन स्क्वायर होता है। सम ऑफ Average- टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज अपॉन हाँ।
टोटल नंबर। करेक्ट। एवरेज का मतलब है मीन, कि सारी टर्म्स को ऐड कर दिया और फिर कितनी टर्म्स थी उनसे डिवाइड कर दिया। जैसे अगर हमारे पास क्लास में 5 स्टूडेंट्स है, सबके मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं और मैम पूछे कि एवरेज मार्क्स कितने आए, तो आप क्या करोगे, उन सबके मार्क्स को ऐड कर दोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है आप सारी छोटी 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 डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ोगे और उन सब के लिए जो अलग अलग टाइम लग रहा है वो लोगे, और उनका जो रेशियो होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। यस मैम। आइडिया प्रॉपर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी क्योंकि टाइम कम रह गया। और इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं? इंस्टेंट नूडल्स सुना हुआ है सबने? यस मैम। क्या होते हैं इंस्टेंट नूडल्स? बोलो, इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल दे दो किसी इंस्टेंट नूडल्स का। मैम जो गिवन टाइम पे बन जाए। नहीं, जैसे मैगी कहते हैं 2 मिनट में बन जाती है, मतलब एकदम से बन जाती है, ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं, बनती तो नहीं है, पर जैसे मैगी इंस्टेंटली बन जाती है, आपने डाला 2 मिनट फटाफट बन गई। तो ऐसे ही अगर मैं बात कर रही हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि एकदम से वेलोसिटी, कि आप जा रहे हो और वो बोले कि बताओ अगर 8:10 पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि आप यहाँ से गए दिल्ली तक तो आप कितनी स्पीड से गए, वो ये पूछेगा उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी। ये बात समझ आई सबको? यस ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस होता है, और अगर हम सारे टाइम की वेलोसिटीज का एवरेज लेते हैं तो उसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इनका फॉर्मूले वाइज करेंगे। अभी तक किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। नो मैम। किसी को भी डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, मेरे इसमें थोड़ा वो एनिमेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, आई विल वर्क ऑन इट कि कल ना हो ऐसा। मैं आपको शेयर कर दूंगी तो अपने उसमें एक बार चेक कर लेना, ठीक है? मैं आप सबको प्रॉब्लम आती है क्या पीपीटी ओपन करने में? आई थिंक तो स्टूडेंट्स से कंप्लेन करी नो थी मैम। पीपीटी में यस प्रॉब्लम। मैम। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो भी बना दूंगी और पीपीटी भी सेंड कर दूंगी ताकि आपको वो एनिमेशंस भी दिख सके। ठीक है, तो अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि पीपीटी ओपन ही नहीं हो रही है, वो आप सिर्फ पीडीएफ को देख लेना, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ फोटो आ जाएगी, वो मूव करते हुए एक्चुअली में दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं दोनों सेंड कर दूंगी आपको। और कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो आप No, लोग जा ma'am. बोलो सिल्की। नो मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, तो अगर आपकी कोई और क्लास है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू। गुड नाइट।